यही दो व्यक्ति हैं जिन्होंने सुना, बाकी तो किसी को सुनाई नहीं दिया। लिखा वेद व्यास जी ने था। वेद व्यास जी का उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण इसलिए कि उनका रंग काला था, द्वैपायन इसलिए कि उनका जन्म दीप में हुआ था। वो सत्यवती और पाराशर ऋषि की संतान थी, द्वीप में जन्म हुआ था। द्वैपायन मतलब जिसका जन्म किसी द्वीप पे हुआ, आइलैंड पे, पानी के बीच जमीन पे होगा, उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। गणेश जी का टूट गया था दांत, हाथी वाला, तब लिखी थी। और क्या सवाल था? सिंध पर कब्जे का मूल कारण। सिंध पर कब्जे का मूल कारण बताओ बताओ बताओ। तो बहरहाल आज के सिंध के बारे में पहले जान लेते हैं और 15 मिनट में क्लास ऑफ करते हैं और इसी बीच में आप जान जाएंगे सिंध पर कब्जा और कब्जे का कारण। विद इन 15 मिनट सब जान जाएंगे। तो आज का सिंध जो है पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब है, पाकिस्तान का कमर्शियल हब है, गेटवे टू इस्लाम कहा जाता है इसीलिए इसे। और हुआ ये कि यही वही सिंध है जिसमें यहां से भाग भाग के लोग गए कि भाई पाकिस्तान अपना देश बनना है, पाकिस्तान अपना देश बनना है, वहां जाके रहेंगे, सब सिंध में जाके सेटल हो गए। और उनके साथ वह बिल्कुल दो दर्जे का व्यवहार हुआ, क्योंकि भाई वहां तो ओरिजिनली मुसलमान जो रह गए थे उन्होंने कहा कि हम यूज करेंगे, तुम कहां से भागे आए, वहां से दिल्ली से भागे चले आ रहे हैं जी, मैं मुरादाबाद से आ रहा, कि मैं अलीगढ़ से आ रहा। तो उनसे कहा कि तुम मुहाजिर मुहाजिर फिर वहां एक पूरा मुहाजिर कौमी मूवमेंट चला पाकिस्तान में 20 साल का। सब सिंध में ही था, ये पूरा बेस सिंध में ही था इसका। मुहाजिर का मतलब होता है माइग्रेंट। ये हिंदुस्तानी मुसलमान थे जो दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, पर्टिकुलरली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से और कुछ बिहार तक से गए थे। देखिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश तक मुसलमान गए। साउथ इंडिया का कोई मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया। यहाँ के जो गए तो वहां पछताए। 40 साल तो उन्हें नौकरी नहीं मिली, वहां दो दर्जे के नागरिक थे वो। वहां मुहाजिर मेन जो भाषा थी वहां की थी सिंधी। अब नई समस्या में जन्म ले गई, उर्दू थोप दी गई। दूसरे सिंधी वो जगह है जहां पर कि बहुत फेमस साइट है एंशिएंट इंडिया की। कौन बतावेगा? फिल्म बराबरी मोहनजोदड़ो को मालूम होना चाहिए तुम्हें। इतना ही तो इसे कहते हैं रिलेट करना। यही यूपीएससी चाहती है। मोहनजोदड़ो आपको पता है आज की डेट में सिंध में कई सारी रियासतें राजपूत रूल, स्टिल उसमें बहुत फेमस रियासत है उमरकोट, सिंध में ही है। वहां का जो राजघराना है वो हिंदू राजपूत है। कोट का मतलब होता है
किला, उमरकोट 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 तो बहुत फेमस रियासत है सिंध की भाई। अभी उन्होंने एक मुद्दा उठाया था साल 2 साल पहले वीजा को लेकर के। एक्चुअली उनकी शादी यहाँ हिंदू में होती है, उदयपुर के महाराज के यहाँ, जोधपुर के महाराज के यहाँ, जो राजपूत राजघराने है उनमें शादी होती है, डोगरा तक में होती है उनकी। उमरकोट बहुत फेमस। उमरकोट तो ये वक्त दसियों है, जैसे यहाँ राजघराने सिंधिया राजघराना है, तो सिंध में मेजोरिटी में जो रूल करते थे वो अमीर करते थे या राजपूत रूलर थे। और तो सबसे जो पहले कब्जे में आया, मुझे जरा किताब खोलनी पड़ेगी। ये अंग्रेजों के जमाने के वो है ब्रिटिश इंडिया, आगरा डिवीजन, बरेली डिवीजन, मुरादाबाद डिवीजन, बनारस डिवीजन, गोरखपुर डिवीजन और कुमाऊं डिवीजन। और ऐसे अवध था, अवध में था लखनऊ डिवीजन और फैजाबाद डिवीजन। ठीक, यहाँ कमिश्नर बैठा करता था उनका, चीफ कमिश्नर, और उसके नीचे जिले हुआ करते थे जहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठता था। सिमिलरली और अब आगे बढ़ेंगे पंजाब में। पंजाब में कौन कौन से डिवीजन थे, तब आपकी समझ में आएगा सिंध का क्या हिस्सा। डिवीजन, डिवीजन, मुल्तान डिवीजन, उसे हिस्सा है, शायद आपको पता है ना पता हो, दिल्ली पंजाब का हिस्सा था। 1919 में जब जलियांवाला कांड हुआ है, उस समय भी दिल्ली पंजाब से एडमिनिस्टर होता था। आपको शायद पता है, नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम। 1857 के बाद दिल्ली की पूरा रेजिडेंशियल एरिया पंजाब में मर्ज कर दिया गया था। तो जब दोबारा कैपिटल बनाया इसे, कोई इसकी निशान था 1857 के बाद। तो अंग्रेजों ने पूरी कैपिटल, तो एक नॉर्मल शहर रह गया था बस, जैसे अलीगढ़ है, बरेली है, इस टाइप का। कैपिटल तो कैलकाटा में थी ना देश की, और वायसराय बैठता था कैलकाटा, और शिमला जब गर्मी पड़ती थी शिमला चला जाता था, ठंड पड़ती थी कलकत्ता चला जाता था। दिल्ली से कोई लेने देना नहीं था भाई। लाल रिटर्न अधिकतर शिमला रहता था, कलकत्ता में ज्यादा रहता था। सब वायसराय कलकत्ता में रहते थे, जो आज वहां का गवर्नर हाउस है उसमें आज राज्यपाल रहते हैं, उस समय हाउस कहते थे शिमला में। तो दिल्ली वाली नॉर्मल सिटी, कलकत्ता कैपिटल थी, इसीलिए उनका इंपॉर्टेंस कम करने के लिए उन्होंने नॉर्मल शहर बना दिया और इसे पंजाब से मर्ज कर दिया। तो दिल्ली बाद में दिल्ली डिवीजन अलग बना दिया। इतनी कृपा कर दी अंग्रेजों ने कि उसे तो शुरुआत में जब पंजाब से अटैच किया तो उसे अंबाला का एक शहर बना दिया। अंबाला में बैठता था कमिश्नर, वहां कमिश्नर तक नहीं बैठता उन्होंने, एक डीएम लेवल का नहीं बैठा थे दिल्ली में, जहां एक जमाने में मुगल बादशाह की सीट हुआ करती थी। सिमिलरली इस तरह से ही सिंध की भी डिवीजन करते थे। अब सिंध के डिवीजन तो छोटे छोटे क्या होंगे, सिंध डिवीजन, सिंध अपने आप में डिवीजन था। सिंध में कई सारे जिले थे। सिंध किस डिवीजन का हिस्सा था? सिंध डिवीजन था बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा। बॉम्बे में 4 ही डिवीजन थे,
नॉर्दर्न, सदर्न, सेंट्रल और सिंध। एक हिस्से में बंबई था, एक हिस्से में ये कर्नाटक वाला पोर्शन था और एक हिस्से में ये गुजरात वाला पोर्शन था। पहले गुजरात बंबई का ही हिस्सा था, गुजरात बंबई से तो काट के अलग बनाए, और एक हिस्से में सिंध। 93 की बता रही है। पूरी कहानी ये 1820 में जब मराठे पूरी तरह से पराजित हो गए, अंग्रेजों की निगाह लग गई सिंध पे भी। तो उन्होंने पहले सिंध के अमीर से कहा, सिंध का अमीर बहुत फ्रेंडली, उन्होंने कहा कि अपने यहाँ एक हमारा रेजिडेंट, उन्होंने कहा जी बातचीत हुई, रेजिडेंट उन्होंने रखा है। अंग्रेजों ने तीसरा कहा आपकी आदमी को रख देंगे, अपना रेजिडेंट बना देंगे उसे। था वो लोकल वहीं का सिंधी, अंग्रेज नहीं था। तो उन्होंने कहा भाई हमारा एक जो है रिप्रेजेंटेटिव रख लो। अब हमारा रेजिडेंट नहीं रखे तो कोई बात नहीं, रिप्रेजेंटेटिव रख लो। तो रिप्रेजेंटेटिव में भी ये हुआ वो अंग्रेज नहीं होगा। अंग्रेजों की पोजीशन 1810-20 तक मजबूत तो हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि साले जाके वहां युद्ध कर मारे। तो मराठे पराजित होता वहां तदा पड़ी 1817-18 में। तो खैर उन्होंने एक लोकल आदमी को भाई बना दिया कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो समय समय पर अपना रिपोर्ट भेजता रहता था। अमीर के खिलाफ नहीं भेज पाता था। दूसरा उसमें यह हुआ कि भाई फिर अंग्रेजों ने और दम भरा 1830 तक आते आते, और कहा कि नहीं अब तो रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ेगा। 1810 से 20 साल अंग्रेजों ने लोकल रिप्रेजेंटेटिव, लोकल रेजिडेंट पर आ गए। रेजिडेंट रखा वो भी अंग्रेज, इतनी बड़ी जो आर्मी इकट्ठी हुई ना फिरोजपुर में अफगानिस्तान पे चढ़ाई के लिए, उससे हवा उसकी भी खराब हुई अमीर की। उनने आनंद फानंद में ट्रीटी कर मारी, रेजिडेंट ट्रीटी, पॉलिटिकल ट्रीटी कर ली, और उसमें यह कहा कि भैया रेजिडेंट ही नहीं रहेगा, उसकी एक रेजिडेंसी भी बन जाएगी। यहाँ रेजिडेंसी बन जाएगी। अमीर ने कहा बना लो भैया, और रेजिडेंसी उन्होंने कहा बनेगी हैदराबाद में, कराची में नहीं। अभी सब बात राजी हो गए। अंग्रेजों को लगा कि सिंध के जो अमीर हैं और ये जो पंजाब के नवाब हैं, पंजाब कभी दुर्रानी एम्पायर का हिस्सा रहा था, बाद में महाराजा रणजीत सिंह के हिस्से में आ गया। बाद में जब ये ट्रीटी हो रही थी, महाराजा रणजीत सिंह की उसके अगले साल ही डेथ हुई 1839। 1838 में ट्रीटी हुई, तब तक महाराजा रणजीत सिंह रूल कर रहे थे। अंग्रेज ज्यादा चू चपड़ावा कर नहीं पाए उस पोर्शन में। सिंध भी महाराजा रणजीत सिंह की समझदारी की वजह से बचा था। सिंध का अमीर इतना समझदार नहीं था। महाराजा रणजीत सिंह बहुत बड़े डिप्लोमेट थे और बहुत बहादुर भी थे। आवश्यकता पड़ने पर हर चीज का उपयोग करना जानते थे। ताज्जुब की बात यह है कि हमारे देश के बड़े गजब इतिहासकार हैं। एक इतिहासकार है श्रीमती रोमिला थापर। उन्होंने एक जगह लिख लिया किताब में, मैं बड़ा पढ़ रहा था, कि महाराजा रणजीत सिंह को यह नहीं पता था अफगानिस्तान से लूटा हुआ सोना अमृतसर पर जब चढ़ गया तो दूसरा हिस्सा जो है काशी विश्वनाथ मंदिर पे जाना था। तो महाराजा रणजीत सिंह जो लाहौर से दरवाजे, महाराजा रणजीत सिंह भी दरवाजे उखाड़ कर लाए थे अफगानिस्तान से। तो उन्होंने कहा महाराजा रणजीत सिंह उन्हें चढ़ाना चाहते थे सोमनाथ मंदिर पे, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह को यह ज्ञान नहीं था कि सोमनाथ मंदिर और जगन्नाथ मंदिर ये अलग अलग जगह पे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा संभव है कि महाराजा रणजीत सिंह को यह ना पता हो कि जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में पुरी में और सोमनाथ मंदिर गुजरात में?
हैं कि एक बार कुछ लोग इसे यूपीएससी में भी ले जाते हैं। अब तो नंबर नहीं मिलते, पहले जमाने में इस पर नंबर मिल जाते इसी बजट मूर्खता पे। आज एक बच्चे ने आचार्य प्रशांत का बीच को डाला उसमें, वो भी गजब है ग्रुप में, बिल्कुल सही दिखाता है बहुत सारी चीजें। यदि भी मैं कोई आचार्य प्रशांत का ना समर्थक हूं ना फैन हूं, लेकिन कुछ बातें वो जरूर सही कहते हैं। कोचिंग और मोटिवेटिंग इंडस्ट्री जिस तरह से वो बता रहे वैसे ही काम करती है। तो हमें जो है फिर कहा ये वहां उनका रेजिडेंट रहने लगा। 1841 में एक नया चेंज आया। अंग्रेजों ने चार्ल्स नेपियर को हिंदुस्तान भेजा। चार्ल्स नेपियर हिंदुस्तान आने के बाद उसे भेजा गया सिंध। और चार्ल्स नेपियर जब सिंध पहुंचा, 60 साल उम्र थी जब चार्ल्स नेपियर बूढ़ा था, लेकिन चार्ल्स नेपियर और जेम्स आउटरम भी उससे पहले रह चुका था। वही आउटरम जिसने अवध का विलय कराया था, वही आउटरम जिसने 1857 में युद्ध लड़ा था अंग्रेजों की तरफ से, सेनापति था। चार्ल्स नेपियर और थोड़ा आउटरम की ओपिनियन में अंतर था। आउटरम का ये कहना था कि हमें सिंध का विलय नहीं करना चाहिए और ना सिंध पर हमें हमला करना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन बने। चार्ल्स नेपियर को बहुत बड़ा रोग था, ब्रिटेन की महारानी की नजरों में ऊपर उठने और अपने सीनियरों के सामने ये कहने का कि लोग ये कहे कि देखिए नेपियर ने क्या करना। आप देखेंगे ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत सारे अफसर सीनियर अफसरों को खुश करने के लिए किसी भी सीमा तक चले जाते हैं। सिमिलरली पॉलिटिक्स में भी आपने देखा होगा, सीनियर नेता को खुश करने के लिए किसी भी सीमा तक वही राग रखते रहते हैं, चाहे उसमें मेरिट हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ल्स नेपियर में भी यही बीमारी थी। चार्ल्स नेपियर ने व्यक्तिगत इंटरेस्ट लिया और चार्ल्स नेपियर को ये लगा कि सिंध पर मैंने कब्जा कर लिया कैसे भी, तो मेरी बड़ी इज्जत हो जाएगी ब्रिटेन में, और ब्रिटेन की महारानी मुझे डिनर देगी और मेरा नाम लिख जाएगा, मेरे नाम पर मेडल चलेंगे। तो नेपियर ने अब नेपियर अमीर की गलतियों के बहाने ढूंढने लगा। ये वही स्थिति थी जैसे अवध का किया गया 1856 में। नवाब की कोई गलती नहीं है फिर भी बहाने ढूंढ लो, एलॉजी जैसे ढूंढ रहा था बहाने, कहीं तो बच्चा नहीं है इस बात का बहाना ढूंढ रहा था। कहीं कोई और बहाना ढूंढ रहा था। नेपियर भी बहाने ढूंढने लगा। अल्टीमेटली एक बड़ा क्लू निकला। क्लू ये निकला कि भाई उन्होंने ये कहा कि ये अमीर तो बहुत अमीर है और यहाँ की जनता बड़ी गरीब है। इसका मतलब यहाँ टैक्स का सिस्टम और वेलफेयर सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, या जनता इतनी गरीब कैसे है, अमीर ध्यान नहीं दे रहा। बस इसी पर उसे बहाना मिल गया कि जनता की चूस चूस के अमीर ने अपना घर भर लिया है। ताज्जुब की बात है कि जनता ने कोई शिकायत नहीं की। हो सकता है जनता बेपड़ी थी, सही तो होगी, लेकिन चार्ल्स नेपियर को जनता करे या जनता का कोई व्यक्ति डिमांड करे। नेपियर ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि अब ब्रिटिश कंट्रोल करने की आवश्यकता है, इससे कोई नेगोशिएशन नहीं किया जाएगा। और इसने अपने दुनिया भर का पैसा इकट्ठा कर लिया, दुनिया भर का लूटमार कर लिया, अमीर पर अनाप शनाप के आरोप लगा दिए और कैबिनेट को कन्विंस कर लिया कि भाई सिंध में जो है हाहाकार बची हुई है, वहां तो अमीर जो है चैन की नींद सो रहा है नीलों की तरह। हम जाएंगे तभी लोगों को न्याय मिलेगा, लोगों को रोटी मिलेगी, दाल मिलेगी, नहीं अभी तो नमक से खा रहे हो सारे।
जाहिर सी बात है कि एक तरफा बात थी और कुछ हद तक सही भी थी, ऐसा तो है नहीं। देखिए एक चीज जान लीजिए, अंग्रेजी राज के दौरान जो रजवाड़ों की स्थिति थी वो अंग्रेजी राज से भी राजे रजवाड़ों को सिर्फ के अलावा कुछ नहीं पता था। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत फेमस कोट कहा, अंग्रेज देर से आए और जल्दी चले गए। अंबेडकर का यह कहना था, बिल्कुल सही भी था, क्योंकि हमें क्या फर्क पड़ता है, पहले मुगल आए फिर अंग्रेज आ गए, फिर अगर इन्हें रियासत वालों को दे दिया जाए तो ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरे हमारे लिए। हम तो कानून लागू कर रहे हैं, तैयार हो गई हर गरीब आम और खास को न्याय मिल सके। दो युद्ध हुए, एक हैदराबाद का एक मियामी का। एक में मुश्किल से 3000 सैनिक थे एक तरफ से, दूसरे से 3000 और दूसरे में थोड़े ज्यादा थे। दोनों युद्ध नेपियर ने जीते थे, मोटा मोटा ये जान लो। और युद्ध कैसे जीते, एक शेर मोहम्मद तालपुर था, तालपुर रियासत थी वो, तालपुर शेर मोहम्मद बहुत शेर सिंध कहा जाता था। वो जब तक 10,000 की सेना लेके पहुंचा तब तक नेपियर ने 2,500-3,000 मार खा ली है। कुल 2,500-3,000 इस पे थे, 2,500-3,000 उस पे थे। बाकी जो नहीं लड़ रहे थे उन्हें घूस दे दी कि तुम साले कल आम मत जाना मैदान में। कुछ आए तो उन्होंने कहा तुम चुप बने रहना। वही किलाई वाली टेक्निक। और आप जो है कह देना कि हमारे तो युद्ध चल रहा, उसके घोड़े भी गए तो चुपचाप खड़े रहे, कुछ बहादुरी से लड़े, इस चीज का पता नहीं था। अंग्रेज आर्मी की मियामी के युद्ध में, और दूसरा जो है हैदराबाद का, ये सब मार्च 1843 में हुआ है, फरवरी और मार्च 1843। एक फरवरी में मियामी का और दूसरा जो है वो मार्च में। और ताज्जुब की बात है, हैदराबाद का युद्ध तो 2 घंटे चला मुश्किल से। उनने इतनी सेटिंग गेटिंग कर रखी थी नेपियर ने कि कुछ तो बस दिखाने के लिए लड़ रहे थे, कहा हम भी है हम भी है। भाग्यवान से मौका पर चुप्पी मार के बैठे थे। अल्टीमेटली दोनों कैप्चर कर लिए और अंग्रेजों ने दोनों का सिंध का एनेक्सेशन कर लिया, यानी कि सिंध का विलय कर लिया। अब नई कहानी शुरू हुई। अमीर ने कांटेक्ट किया जो पिछला वाला रेजिडेंट था, जेम्स साउथर्न। रेजिडेंट क्या था, सेनापति था। अमीर ने उससे कहा कि मेरे केस को तुम वहां लड़ो प्रीवी काउंसिल में, तो मुझे गलत हटाया गया है। जेम्स साउथर्न ने नेपियर के खिलाफ अमेरिका इंग्लैंड को अखबार में ले कहा, पहले ये कह रही थी पब्लिक खिलाफ हो गई सिंध का, तो वही कहने लगे ना 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 ये तो गलत हो गया। अल्टीमेटली उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई इस तरीके से अब कोई दूसरा प्रांत नहीं मिलाया जाएगा, अब ये मिल गया सो मिल गया। और अब इसे बेटर गवर्नेंस के लिए ब्रिटेन के पास ही रखा जाएगा। रही बात कारण की, कारण भैया इसमें 3-4 है। मैं एक तो ये है कि देखो वही है, सर चार्ल्स नेपियर के बारे में कहा जाता है कि अपने सीनियर अफसरों से तमगा लेने के लिए सिंध का विलय किया, मेरी खुद मुख्तारी कायम हो जाए। ये कहा बाबा क्या जनरल है। दूसरा ये था कि सिंध इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्परस था, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे। तीसरा ये था कि भाई सिंध की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है,
आप समझो बोलन दर्रे वाला जो सेना थी 1843 में मिलाया, 1838 में जो सेना गई थी फर्स्ट अफगान वार वाली, वो बोलन दर्रे सिंध हो गई तो गई थी। उन्होंने कहा भाई अमीर के से रास्ता मांगा था हमने, अमीर ने बड़ा नखरे दिखाए हमारी आर्मी को रास्ता देने में, कहीं ने खाना दिया, कहीं पानी दिया, कहीं केले दिए, कहीं कुछ नहीं दिया। एक शिकायत उसमें शायद ये भी थी कि साहब जो है वो जो है मांगा जो है बकरे का गोश्त खिला दिया ऊंट का सिंध के अमीर ने, बदमाशी पे लाए। छोटे छोटे आरोप बहुत सारे इकट्ठे कर लिए। उन्होंने कहा भाई अब अफगानिस्तान में बेटर कंट्रोल रहेगा हमारा, अगर हम पे सिंध रहेगा तो हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो इसका असली कारण है दूसरा। असली कारण ये नहीं है, किताबों में लिखा भी नहीं है, एक रिसर्च पेपर मेरे पास उसमें लिखा हुआ है। रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है कि बेसिकली चीन में अफीम की सबसे ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। चीनी अफीम खाते थे, सबसे ज्यादा कंजम्पशन, बच्चा बूढ़ा जवान सब अफीम खाते थे एक जमाने। मतलब 19वीं शताब्दी में पूरा चीन अफीम के नशे में डूबा रहता था। अभी तो जापानी हरा लेते थे, अब तो अफीम का नशा वहां नहीं करते लोग। तो अफीम की सप्लाई होती थी, अफीम उगाई जाती थी सबसे ज्यादा बंगाल में। बंगाल में जो अफीम उगाई जाती थी, अंग्रेज उस अफीम को किसानों से जबरिया उगा के चीन सप्लाई करते थे। उससे फायदा ये होता था उन्हें कि भैया चीन में दे दिया और 2 रुपए के 6 रुपए वसूल लिए और किसानों से यहाँ करवा दी, उन्हें अठन्नी तक पकड़ा दी। तो अंग्रेज व्यापारी अभी बेच के माल मार रहे थे और कंपनी का शामिल करने का, कंपनी हर यूज थी, उनका व्यापार बढ़े। हुआ ये कि मालवा जो रीजन है मध्य प्रदेश का, आज के मध्य प्रदेश का, मालवा बोले तो उज्जैन, देवास, ये जो पूरा पोर्शन है इंदौर वाला, मालवा रीजन। मालवा रीजन, मालवा, मालविका अग्निमित्रम जो लिखी है, मालविका नाम लड़कियों का वहां बहुत कॉमन है। मालवा जो रीजन यही, जहां एक जमाने में विक्रमादित्य राज करते थे, मालवा जो रीजन है, यहाँ भी खेती लाल सॉरी काली मिट्टी है, यहाँ भी अफीम बहुत होती थी। अब ये रीजन जो है अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था, ये नेटिव रियासतें थी। जैसे देवास की रियासत थी, देवास सीनियर और जूनियर, ये मराठों के पास थी। बहुत सारा एरिया मराठों के पास था, वो मतलब वो रियासतों के रूप में था। वहां के जो व्यापारी थे वो भी अफीम उगाते थे। अंग्रेजों ने पहले तो उन व्यापारियों को समझाया भाई अफीम पहले हमें सप्लाई कर दो, हम चीन को सप्लाई कर देंगे, लेकिन व्यापारी माने नहीं। फिर ये अफीम जाती थी बंबई के पोर्ट से, बंबई के पोर्ट को अंग्रेजों ने कर दिया बंद। फिर व्यापारियों ने रास्ता तलाश लिया कराची के पोर्ट का, जैसे पोर्ट कासिम जो बना हुआ है आजकल, पोर्ट कासिम कराची में ही तो है। 2 अलग अलग पोर्ट है, एक पोर्ट कराची, एक पोर्ट कासिम है, अगल बगल ही है। पता नहीं तुम में से कौन कहां तलाश रहा था पोर्ट कासिम, तो कराची। और अंग्रेजों ने कहा कि ये कराची के पोर्ट से जाया करती थी, तो अंग्रेजों ने कहा ये ऐसा तो मानेंगे नहीं, पूरे सिंध को ही कब्जा लो, जब सिंध हमारे पास रहेगा तो हम इनकी अफीम बेचेंगे नहीं, हमारी अफीम ज्यादा महंगों में बिके। तो असली कारण था अफीम का, अफीम की सप्लाई को लेकर के अंग्रेजों की था कि भाई हमारी मोनोपोली बनी रहेगी अफीम के व्यापार। और अफीम के व्यापार में आज भी आप देखो जो ड्रग है उसके व्यापार में अरबों रुपए का फायदा होता है। 2 पैसे की चीज 2 करोड़ बिकती है, उस जमाने में बिकती थी। जैसे नशा करना है, तुम देखा नहीं कोरोना जब था तो नशेड़ी कितने कोरोना की परवाह करे बगैर लाइनों में लग गए। उन्होंने कहा कोरोना से तो मरेंगे 2-4 दिन बाद, बिना दारू तो आज ही मर जाएंगे हम। ऐसी लूट मचाई उन्होंने वहां जा करके। उन्हें ये भी परवाह नहीं थी कि कपड़े पहनने नहीं पहनने, दारू की दुकान ऑनलाइन लगा दी। उन्होंने कहा होगा तो देखा जाएगा, आज भी अफीमचियों का भी यही हाल था। इस वजह से सिंध का एनेक्सेशन किया, किताबों में नहीं लगा, रिसर्च पेपर में ये लिखा हुआ है, खासतौर से डे स्टोर पर और जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है तो किताबों में इसका जिक्र आया। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, शायद में नहीं, स्पेक्ट्रम में तो नहीं होगा, बीएल ग्रोवर में भी नहीं, इस बात में सुधी नहीं। तो अगर अंग्रेज इतने न प्रिय थे तो जेम्स आउटरम ने जब उसकी पैरवी करी वहां, तो अमीर को वापस क्यों नहीं दे दिया उन्होंने, वापस नहीं दिया। वो दिखाना चाहते थे कि हाँ भैया तुम्हारी भी सुन रहे, तुम्हारी भी सुन रहे। तो ये सिंध का एनेक्सेशन है 1843 से लेकर 1936 तक रहा बंबई प्रांत का हिस्सा। उसके बाद
आजादी के वक्त आपको पता ही है कराची उसका शहर बना, पाकिस्तान में चला गया, आज पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। यस, annexation of Sindh समझ में आया आप लोगों की? यस सर। जी सर। जी सर। यस सर। सिंध के बारे में मेरे ख्याल से मोटा मोटा वो आइडिया हो गया होगा। बिल्कुल सर। है ना? चलिए ठीक है, जो चीज क्लास का अपना फीडबैक दीजिएगा, जो चीज आपको नई सीखने को मिली वो लिखिएगा, ठीक है ना? उससे क्या होता है, आपके से जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं उन्हें भी लगता है कि दे आर मोटिवेटेड। होता क्या है ना कि क्या आप लोगों के आसपास जो इकोसिस्टम बनाया गया है एजुकेशन का, वो जब कंपटीशन तैयारी आपने शुरू की ऐसा बना दिया गया है कि बस वो 2-4-10 किताबें पढ़ लो या उन्हीं से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। वो जो इकोसिस्टम है उसे तोड़ने में बहुत दिक्कत है। हमने कभी अपने आसपास इस तरह का इकोसिस्टम नहीं बनाया। हमने जितना कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ सकते थे उतना पढ़ा, उससे बड़ा फायदा ना साला कभी पीटी रोका, ना कभी मेंस रोका, और ना ईमान ईश्वरी कृपा से इंटरव्यू रोका। आपको मैं आज बता रहा हूँ, मेरे घर पे 7 फाइलें रखी हुई हैं, 7 यूपीएससी से लेकर के समूह गा तक के 7 अपॉइंटमेंट हुए मेरे जीवन काल में, मात्र 5 साल में। 5 साल में ईश्वर ने मुझे 7 नौकरियां ऑफर करी, जिनमें से मैंने केवल 3 नौकरियां ज्वाइन करी, 4 ज्वाइन ही नहीं करी। 7 I got selected 7 times, 2 or 3 times from UPPCS, 1 time from UPSC, 1 time from lower subordinate, and 2 time from Group C. और मुझे कभी ये नहीं लगा कि ये कोई कठिन एग्जाम, मुझे सब वही होमगार्ड लेवल के एग्जाम लगते थे। इसीलिए मैं जब से आपको कोचिंग दे रहा तभी से कह रहा कि यूपीएससी एक बहुत मीडियोकर टाइप का एग्जाम है। भी मैं सुन रहा था उन्हें अवध ओझा जी को, अरे दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, इससे टफेस्ट कोई एग्जाम ही नहीं है। अरे मैंने कहा भैया एग्जाम में कौन से ओपनहाइमर बनना है, ऐसे टफेस्ट एग्जाम बनाई दे रहा, क्यों ओपनहाइमर बनेंगे, ये एंड्रेड फर्मी बनेंगे, ये विक्रम साराभाई बनेंगे, सिविल सर्वेंट बनेंगे। हर साल 1000 भर्ती होती है और 5-10 हजार भर्ती होती है। जितने कोचिंग इंडस्ट्रियों से ऐसा बिल्कुल टफेस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन बनना है या सुकरात बनना है या ये प्लेटो हो गए, कुछ नहीं ढीला, कुछ नहीं, एवरेज है। और जो हम आपको नॉलेज दे रहे हैं ये भी बहुत एवरेज टाइप की है, नॉट एन स्पेसिफिक। कल आपकी दीपक सर क्लास लेंगे, उनसे बात कर लीजिएगा, और नूतन जरा वो जो क्लास है ना उसको लिमिट करो।